बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 18.7 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो इससे पहले हम 1, 2 कर चुके हैं। ये इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज जो है ये वाइंड अप हो जाएगी। उसके बाद आगे हम चलेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 19 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा वही पुराना पैगाम, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम आप लोगों के लिए बच्चों मेहनत करते हैं, आप लोग हमें अप्रिशिएट लाजमी किया करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करते रहें। ठीक है बच्चों, चले आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा बच्चों देखो, कहता क्या है, द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ बीम। बीम कौन सा होता है? कोई भी आप छत बनाते हैं उसके बीच में बीम डालते हैं, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसको बीम कहते हैं। बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेड्थ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। ठीक है, उसकी ब्रेड्थ के, उसकी डायरेक्टली जो होता है उसकी ब्रेड्थ और डेप्थ के होता है। उसकी स्ट्रेंथ जो होती है उसकी कहते हैं हाइट और उसकी जो विड्थ होती है उसके उसमें होता है। तो इसमें हाइट को जो कह रहा है वो डेप्थ कह रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, इसमें क्या कहता है सवाल में आपके कह रहा है ये कि आपकी जो स्ट्रेंथ है एस वो डायरेक्टली वेरीज कर रही है ब्रेड्थ के एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ और डेप्थ के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, ये है इसकी स्टेटमेंट। अच्छा, इसके बाद फिर आगे क्या कहता है? कि उसके इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप विद सपोर्ट 1200 पाउंड। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमने क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है वो आप लोगों को पता है बच्चों कि हमारा इससे अगला स्टेप होता है कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट हम क्या यूज करेंगे, के एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना होता है, इसमें के की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, अभी हमें क्या करना होता है, इसमें के की वैल्यू निकालनी होती है। के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप इसको क्या करेंगे, के के साथ ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अभी इसमें क्या है, इसमें हमें उसने क्या दिया है, विड्थ जो है वो 9 सेंटीमीटर उसने दे दी है। विड्थ यानी ब्रेड्थ ही है, ये भी ये ब्रेड्थ है, बी है ये। ठीक है, 9 सेंटीमीटर दे दिया और उसकी डेप्थ जो है वो 12 सेंटीमीटर दे दी है विद सपोर्ट 1200 पाउंड। ये जो 1200 पाउंड है ना आपका, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ऐसा ही है। जो आपकी विड्थ है वो ब्रेड्थ है उसकी, उसके बाद 12 सेंटीमीटर जो है वो डीप है, डेप्थ है, उसके बाद जो सपोर्ट 1200 पाउंड है ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, 1200 डिवाइडेड बाय बी आपका क्या है, ब्रेड्थ आपकी क्या है, 9 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपकी डेप्थ क्या है, 12 सेंटीमीटर। 12 डेप्थ का क्या है, स्क्वायर है, तो हम डेप्थ का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या हुआ, अब हम क्या लिखेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 144 होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, अब देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 2 0 आ गए आपके, ये 2 0 आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से
2 6 2 7 14 और 2 2 4, 2 2 4 और 2 0 आ गए। ठीक है, अब क्या है, 2 3 6, 12 बचा, 12 हो गया, 3 6 2 6 2 3 6 और 2 6 12। अब क्या है, 2 1 2 2 0 0। ठीक है बच्चों, अब इस पे क्या है, इस पे 18 2 बार 36 और 50 2 बार 100। फिर आगे 9 9 2 18 और 25 2 50। तो अब क्या आ गया, 25 यहां पे बच गया और यहां पे क्या बच गया, 9 और 3। तो आपका आ गया k इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 9 3 27। ये आपकी k की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है, इसको आपने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो अब इसको आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब इसको जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 25 अपॉन 27 BD स्क्वायर। यही है ना, BD स्क्वायर। ठीक है, अब B छोटे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर अभी ये हो गया हमारे पास एस के की वैल्यू मालूम होगी, तो हमने ये लिख दिया। अब क्या कहता है, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर विड्थ एंड 9 सेंटीमीटर डीप विद सपोर्ट, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी जब उसकी विड्थ ब्रेड्थ जो है वो 12 सेंटीमीटर दे दी गई और डेप्थ जो है 9 सेंटीमीटर दे दी गई, तो उसकी ब्रेड्थ क्या होगी या उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो हम स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए क्या करते हैं, 25 अपॉन 27, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। विड्थ क्या है 12 सेंटीमीटर और डेप्थ क्या है 9 सेंटीमीटर। 9 का डेप्थ का क्या है, स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया, s इज इक्वल टू 25 अपॉन 27, 12 9 9 81। ठीक है बच्चों, अब क्या है, 3 9 27, 3 4 12, 9 1 9 9 9 81। ठीक है बच्चों, तो अब आपका क्या आ गया, एस आ गया 25 4 बार 100, 25 4 बार 100 मल्टीप्लाई बाय 9, तो एस आपका आ गया 900 बार 900। ये आपकी आ गई पाउंड में वैल्यूज। ठीक है बच्चों, ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अभी हम आ गए हैं सेकंड सवाल की तरफ, यानी 4th सवाल की तरफ। अभी क्या कहता है लेबर कास्ट सी, लेबर कास्ट सी जो है, लेबर कास्ट सी वेरीज जॉइंटली, यानी वेरी जॉइंटली का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली ही, एक हिसाब का इसका मतलब है डायरेक्टली। वेरी जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन। ठीक है, वेरी जॉइंटली, वेरी जॉइंटली का मतलब है कि मिल के क्या मतलब होता है कि अगर वो बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। ठीक है, तो कास्ट अगर बढ़ रही है तो कहता है कि उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ वर्कर भी बढ़ रहे हैं। अगर कास्ट बढ़ रही है तो जाहिर बात है पैसे बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे तो पैसे बढ़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कहता है, वर्कर एंड नंबर ऑफ वर्कर एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, एवरेज नंबर ऑफ डेज। कि इसका मतलब ये होता है कि कितने वर्कर
कितने वर्कर कितने डेज में काम करके आपको दे रहे हैं और उसकी कास्ट क्या पड़ रही है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वर्कर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ रहे हैं और उनकी कास्ट भी बढ़ रही है, वो ये कहना चाह रहा है इस पे। ठीक है बच्चों, कहता है लेबर कास्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। ठीक है, तो अब क्या है, सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज के। ठीक है, अब दूसरा स्टेप इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दूसरा स्टेप करते हैं कि इसको हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं के एन डी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, हमने तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि के की वैल्यू निकालते हैं। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, के इज इक्वल टू सी अपॉन एन डी। ऐसे ही है ना, ये एन डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे इसको डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सी की वैल्यू आपके पास क्या है, अब इसको ध्यान से देखना है अपने बच्चों, ध्यान से देखना है। इफ द कास्ट, यहां तक हम आ गए, इफ द कास्ट ऑफ 100 वर्कर्स, कहता है कि इफ द कास्ट ऑफ 100 वर्कर्स, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इसको कास्ट लिख देते हैं, ये आपकी कास्ट नहीं है, 100 वर्कर कह रहा है। 100 वर्कर यानी हमने जो नंबर ऑफ वर्कर पढ़ा है ना वो ये है 100 वर्कर। इसका मतलब आपका जो एन है वो ये एन है, आपका जो 100 वर्कर हैं वो आपका एन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या कहता है, फॉर 15 डेज, तो आपका डी क्या है, वो है 15 डेज। फिर उसके बाद क्या कहता है, इफ द कास्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 डेज इज 900, तो आपकी फिर कास्ट क्या आई, 900। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से आपने देखना है इस स्टेटमेंट को कि इफ द कास्ट ऑफ 100 वर्कर, 100 वर्कर का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो 100 हैं, फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए उसकी जो कास्ट आ रही है वो कह रहा है कि 900 आ रही है, 9000 आ रही है। इफ यानी अगर 100 वर्कर काम करें 15 दिन तो उनकी कास्ट आती है 9000। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये है, अब इसके वैल्यूज को, इन वैल्यूज को हमने इसके अंदर पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, सी हमारे पास क्या है, 9000 डिवाइडेड बाय एन आपके पास क्या है, 100 है, और नंबर ऑफ डेज क्या है आपके पास, 15 है। ठीक है बच्चों, अब देखें ये 20 से कट गए। ठीक है, अब क्या बच गया, 90 और 15। अब आप देखें 3 से देखें, 3 5 15 और 3 3 9 और 0 बच गया। फिर अभी इस 5 को 5 1 5, 5 6 30, तो के आपका क्या आ गया, के आपका आ गया 6। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, अब इसको पुट करोगे आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब आप पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा, C इज इक्वल टू आपका क्या आया, K क्या आया, 6 आया, 6 एन डी। ठीक है बच्चों, अब हम पहुंच गए यहां तक। ठीक है, अब हम यहां तक आ गए। फिर क्या कहता है, देन फाइंड द लेबर कास्ट, कि लेबर कास्ट निकालो, लेबर कास्ट निकालो आप 300 वर्कर, एन आपके पास क्या आ गया, 300 आ गया, फॉर 20 डेज, के 20 दिन में 300 वर्कर काम करते हैं तो उसकी लेबर कास्ट निकालो कि कितनी आएगी। यानी 300 वर्कर 20 दिन लगातार काम करते हैं तो उसकी लेबर कास्ट निकालो, अब ये कहना चाह रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर अब वैल्यूज पुट कर देंगे। इसके अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, एन जो है वो ये आपका क्या है, ये आपका एन है,
ये आपका n है और ये आपके d है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसके अंदर c इज इक्वल टू 6, n आपके पास क्या है 300 और d आपके पास क्या है 20। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब देखें 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो आपका C क्या है 36 आ गया। उसके साथ जीरो कितने आएंगे, जीरो आपके पास आएंगे 1 2 और 3 जीरो, 1 2 3, 36,000 आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और इसके साथ जीरो कितने आए 2, 1 2 3, 3 जीरो आपके इसके साथ आ जाएंगे, तो आपकी लेबर ऑफ कॉस्ट जो है वो 36,000 आ जाएगी रुपीज में। ठीक है बच्चों, ये था आपका आंसर। अच्छा, आपकी बुक में मैंने आंसर देखा है, आपकी बुक में आंसर है यानी 3,60,000, जो कि एक जीरो उन्होंने ज़्यादा डाला हुआ है, तो वो आपकी बुक में जो है वो इसका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, एक ज़ीरो उसके ज़्यादा है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। इतना ही है आपका जो इसका आंसर है वो इतना ही बनता है। ठीक है, उसके बाद अभी चलते हैं अगले 5वें सवाल की तरफ, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं उसको। अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अभी कहता है द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार, कि आप नई कार खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर सेल टैक्स क्या है, सेल टैक्स किस तरह है, वेरीज कर रहा है डायरेक्टली, वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार, के उसकी जो मतलब कि जो सेल टैक्स है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है प्राइस के हिसाब से, जो कार की प्राइस है उसके हिसाब से वेरीज कर रहा है। तो आपका क्या होगा, सेल टैक्स को आप क्या लिखेंगे, सेल टैक्स ही लिख लो, वेरीज कर रहा है प्राइस के ऊपर, प्राइस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। ठीक है जी, अब क्या है, अब इसमें क्या करते हैं, इस साइन को खत्म करने के आगे तो नहीं कुछ भी, सिर्फ इतना ही कार तक है, प्राइस आ कार, सेल टैक्स जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली कार की प्राइस के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं इसको, पहला तो हमारा स्टेप यही होता है ना, सेल टैक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या करते हैं हम के लगा देते हैं जो कांस्टेंट होता है, तो आपकी ये आ जाती है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम ये करते हैं इसको, उसके बाद ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। उसके बाद फिर अच्छा, इफ अ न्यू कार इट परचेज्ड इन राइस 20 लाख, 20 लाख बनता है अगर 6 जीरो हो, तो इसमें क्या है, इसमें 6 जीरो है यानी 20 लाख बनता है। ठीक है, इफ अ न्यू कार इट परचेज्ड इन राइस 20 लाख देन द सेल टैक्स इज राइस 40,000, कि यानी अगर आप 20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपका 40,000 जो है वो सेल टैक्स बनेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें पहले तो हम के की वैल्यू निकालते हैं, के को हम सेपरेट करते हैं, के इज इक्वल टू सेल टैक्स अपॉन पी। तो अभी क्या कहता है कि अगर आप कितने कितने लाख की गाड़ी खरीदते हैं, परचेज करते हैं 20 लाख की, 20 लाख की आप गाड़ी खरीदते हैं, 20 लाख की आप गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पर सेल टैक्स आपका कितना लगता है 40,000, 40,000 आपका सेल टैक्स लग जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये 4 जीरो इस 4 जीरो से आपके गए, तो अब क्या आ गया 4/200, 4/200, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो के आपका आ गया, क्या आपका आ गया 1/50। ठीक है बच्चों, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 के अंदर जब आप पुट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सेल टैक्स, के की जगह आपने 1/50 पुट कर दिया और प्राइस आपकी ऐसे ही आ गई। ठीक है बच्चों,
अब आगे क्या कहता है, यहाँ तक आपने कर लिया, कहता है हाउ मच सेल टैक्स, आपका सेल टैक्स क्या होगा, सेल टैक्स क्या चार्ज किया जाएगा इफ द न्यू कार प्राइस एट 28 लाख। ठीक है, अगर आपकी प्राइस जो है, पहले उसने क्या किया, हमें 20 लाख पे 40,000 आया, तो अभी हमने क्या करना है, 28 लाख पे हमने पता करना है कि हमारी जो सेल टैक्स है वो क्या आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, वन सेल टैक्स 1/50 और प्राइस हमारी क्या आ रही है 28 लाख की, 28 लाख, 28 के साथ क्या आ गया, 28 के साथ आपके 5 जीरो आ गए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक जीरो से गया। ठीक है, अभी ये 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 3 बचता है 30 हो जाता है, तो 5 6 जा 30। ठीक है, उसके बाद आगे जीरो कितने आते हैं, 1 2 3, तो आपका सेल टैक्स क्या आ गया, सेल टैक्स आ गया 56,000। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया सेल टैक्स 56,000। यहाँ पे आपका ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज वाइंड अप हुई। अगले लेक्चर में मैं हाजिर होऊंगा चैप्टर 19 के साथ। यहाँ पे हमारा चैप्टर 18 फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हम अगले लेक्चर में करेंगे चैप्टर नंबर 19। तो बच्चों, हम आप लोगों के लिए बार बार यही कह रहा हूँ मैं भी कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, हमें अप्रिशिएट किया करें। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आप लोगों ने ही देखना है, सिंध बोर्ड वालों ने ही देखना है, और किसी ने नहीं देखना, क्योंकि सिंध बोर्ड ही पढ़ा रहे हैं और सिंध बोर्ड आप लोगों ने ही देखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारा चैनल देखेंगे, हमारे इसको देखेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ हमारी मेहनत का सिला मिलेगा। तो बच्चों, कोशिश किया करो कि हमें जब भी देखो कोई भी न्यू बंदा आए तो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर भी करे। ठीक है बच्चों, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।